वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। आज हम इस वीडियो में ब्लड प्रेशर के टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर किन कारणों की वजह से बढ़ता है और घटता है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। तो पूरा कंप्लीट ब्लड प्रेशर घटने और बढ़ने का इंटायर प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो हार्ट के द्वारा पंप करने के उपरांत हमारे वेंस में जो ब्लड की रफ्तार होती है, तो वो किस रफ्तार से हमारे वेंस में ब्लड दौड़ रहा है, किस प्रेशर से दौड़ रहा है, तो उसकी जो रीडिंग निकलती है तो उस रीडिंग को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80 होती है। जो 120 है वो सिस्टोलिक बीपी कहलाता है और जो 80 है वो डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। हार्ट जब संकुचित होकर के ब्लड को फ्लो करता है तो जिस प्रेशर के साथ फ्लो करता है वो सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। और जो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड फ्लो करने के उपरांत जब वो रिलैक्स जोन में आता है तो उसकी बीपी कहलाती है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के और घटने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर किन कारण से घटता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। हमारा जो हार्ट है वो हार्ट का फंक्शन अगर प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है, जो पंप है, पंपिंग कैपेसिटी है हार्ट की, अगर वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो भी ब्लड प्रेशर घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे मस्तिष्क को जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है तो भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जब हार्ट का जो प्रारूप है, जब हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है तो उसमें एक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड में भी फ्लूइड यानी कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो ब्लड का जो फ्लो होता है यानी कि तीव्रता होती है वो काफी तेज बढ़ जाती है। हार्ट जो होता है वो पंप करना काफी तेजी से प्रारंभ कर देता है। तो इस कारण से हमारा जो है ब्लड प्रेशर है वह बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर भी इसमें देखा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो वो लोग एक नॉर्मल रेंज से 120/80 के ऊपर भी होता है, जैसे 140/110 हो गया। कभी किन किन केसों में देखा गया है कि 170 से लेकर के आपका 110 हो गया। फिर भी वो नॉर्मल जीवन, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो नॉर्मल होता है, वो जेनेटिक होता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। हमारे हार्ट के जो वेंस है उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो गया हो, हमारा हार्ट का जो फंक्शन है वो अच्छे फंक्शन में काम न कर पा रहा हो, उसकी जो हार्ट पंपिंग की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित हो गई हो, तो इस कंडीशंस में देखा गया है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशंस में हमें डॉक्टर जो है वो किस चीज़ की सलाह देते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, उसके उपरांत हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर जब घटता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्टर द्वारा इलाज दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर के तौर पे आपका एम्लोडिपिन मेडिसिन दिया जाता है जब आपका नॉर्मल रेंज 120/80 से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि आपका 180-170 के अबव हो और आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो रेंज हो वो आपका 110 से ऊपर हो, तो उस कंडीशंस में आपको एम्लोडिपिन एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है मेडिसिन, जिससे देखा जाता है कि आपकी बीपी जो है वो कंट्रोल में आ गई है।
यदि इससे भी राहत नहीं मिलता है तो आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ ही साथ आपको बीटा ब्लॉकर मेडिसिन दिया जाता है, आपका एटिनोलॉल जो होता है। तो आपका एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल, इट मीन्स कि आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों मेडिसिन एक साथ दिया जाता है, जो मार्केट में एम्लोकाइंड 80 और एम्लोप्रेस 80 के नाम से काफ़ी प्रचलित है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे इसको आसानी से खरीद सकते हैं। इसके उपरांत देखा गया है कि आपका ACE इनहिबिटर के तौर पर लोसार्टन हुआ, टेलमिसार्टन हुआ, ये भी दिया जाता है। इससे भी आपका बीपी नियंत्रित हो जाता है। और यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तो इसके साथ ही साथ आपको लोसार्टन के साथ ही साथ आपको एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है, लोसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एज अ डायरेटिक्स होता है। जो डायरेटिक्स का जो काम होता है वो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो लोसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड दे सकते हैं। इसके उपरांत आपका एस इनहिबिटर के तौर पे आपका टेलमिसार्टन और उसके साथ आपको मेटोप्रोनोलॉल एज अ बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। तो ये मेडिसिन लेने से आपका जो है बीपी जो है नॉर्मल हो जाता है। और यदि बीपी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है तो उस कंडीशंस में आपको इंजेक्टेबल फॉर्म की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि लाइबेटालोल इंजेक्शन देते हैं उस कंडीशंस में, और उसके साथ ही साथ फ्लुसामाइड का इंजेक्शन देते हैं एज अ डायरेटिक्स, जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर पेशाब के थ्रू निकालता है। तो आपका लाइबेटालोल इंजेक्शन और लैसिस इंजेक्शन दे करके आपको बीपी को एक मेंटेनेंस थेरेपी पर ला सकते हैं। उसके बाद आप ओरल थेरेपी भी पेशेंट को कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि बीपी जब आपका फॉल डाउन हो जाता है, बीपी जब कम होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल जोन में आपका 120/80 का जो रेंज होता है ब्लड प्रेशर का, अगर वो आपका 110/70, 110/73 इसके अप्रॉक्स है तो किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि आपको ORS अगर आप दे देते हैं, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, और मल्टीविटामिन की टैबलेट वगैरह दे करके पेशेंट को नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं, 120/80 तक ला सकते हैं। और थोड़ी सी सोडियम इंटेक की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो ये मेंटेन थेरेपी पे 120/80 पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जनरली आ जाता है। अगर आपका बीपी कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया है, इट मीन्स कि अगर आपका 80/60 हो गया है, तो उस कंडीशंस में आपको NS की आती है, नॉर्मल सलाइन आती है, और RL, इन दोनों में जो आपके डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं, तो वैसे दोनों ये बॉटल यूज़ की जाती है, दोनों फ्लूइड्स यूज़ किया जाता है, NS और RL दोनों। तो डॉक्टर जैसा आपको सजेस्ट करें, इसमें आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आप ऐड ऑन कर सकते हैं, MBI एम्पूल होता है और बहुत सारे आते हैं। तो इससे देखा गया है कि ये नॉर्मल सलाइन या फिर RL के साथ मल्टीविटामिन लेने पे आपका जो बीपी है वो नॉर्मली अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। कभी कभी बीपी आपका इतना डाउन हो जाता है कि इसके कुछ सिम्टम्स भी आपको प्रतीत होते हैं, जैसे कि कैसे हम ये मॉनिटर करें कि हमारा बीपी डाउन है। तो उस समय आपको चक्कर आना चालू हो जाता है, आपको थकान महसूस होने लगती है, आपके जो विजन है, जो आपकी दृष्टि है, उसमें थोड़ा सा धुंधलापन नजर आने लगता है, आपको थकान महसूस होती है, नोजिया और वोमिटिंग भी महसूस होता है, आपका हाथ जो है ठंडा होने लगता है, शरीर ठंडा होने लगता है। तो ये कंडीशंस हैं बीपी के कम होने में। और बीपी यदि आपका बढ़ता है, उस कंडीशंस में आप देखते हैं कि आपका जो सर दर्द होता है काफ़ी तेज होता है, और आपके नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, आपके यूरिन से भी ब्लड आना प्रारंभ हो सकता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे स्वेलिंग दिखी जाती है, काफ़ी स्वेटिंग होती है, हाथ पैर में भी सूजन आ सकता है। तो ये बढ़ने के सिम्टम्स हैं, और घटने के सिम्टम्स हमने आपको बताया है। तो कभी कभी बीपी घटने की वजह से ICU जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय पेशेंट को ICU में शिफ्ट किया जाता है, और उस दौरान काफ़ी फेमस इंजेक्शन है जो इसको लगा करके आप ब्लड प्रेशर को मेंटेनेंस थेरेपी पे ला सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली आप उसको एज ओरल थेरेपी पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें आपका आता है मेफेनटर्मिन इंजेक्शन आता है, डोपामिन इंजेक्शन आता है, नॉन एड्रेनलिन इंजेक्शन आता है।
इन तीनों में से किसी एक इंजेक्शन का प्रयोग करके आप घटे हुए बीपी को अब नॉर्मल रेंज तक ला सकते हैं। यदि यह हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक विशेष बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई दवा के विषय में जो भी जानकारी दी गई है उसको आप स्वयं से लेने का प्रयास न करें। जब भी आप लें, आप किसी डॉक्टर की सलाह में ही इस दवा का सेवन करें।